Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our third chapter about symmetry controlled reactions. They are also called pericyclic reactions. इनको symmetry controlled reactions इसलिए कहते हैं कि जब reactants products में change होते हैं तो इनकी जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री जो है उस पर ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सिमेट्री कंट्रोल्ड रिएक्शंस. पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस इनको इसलिए कहते हैं कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो दे पास थ्रू अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. Reactant goes to the product by the formation of cyclic transition state. That is why they are called pericyclic reactions. Students, अभी तक हमने जो ज़्यादातर रिएक्शन स्टडी किए हैं दे इन्वॉल्व पोलर और रेडिकल पाथवे और दे इन्वॉल्व पोलर रीजन्स, यानी हम रिएक्टेंट्स को किसी पोलर रीजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं और रिएक्शन का मैकेनिज़्म स्टेप वाइज अक्सर होता है, और रिएक्शंस का जब किसी पोलर एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इंटरमीडिएट्स जो हैं वो बनते हैं. वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, फ्री रेडिकल फार्मेशन हो सकती है इंटरमीडिएट की, एज ए इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन सकते हैं और फिर वो आगे स्टेप वाइज प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं. लेकिन इन रिएक्शंस की एक कुछ ख़ास फीचर्स हैं. आज हम इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस इन कॉमन. तो सबसे पहली फीचर जो अगर आप डिस्कस करें तो दे प्रोसीड नाइदर बाय अ पोलर नॉर बाय अ रेडिकल पाथवे, यानी दे डू नॉट इन्वॉल्व द पोलर रीजन्स. तो इनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं. हम रिएक्टेंट्स का किसी रीजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करवाते, सिर्फ रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. कोई जो है वो पोलर पाथवे नहीं होता, यानी मैकेनिज़्म ऐसा नहीं होता जिसमें कोई पोलर इंटरमीडिएट्स बने, कोई पोलर रीजेंट्स का इस्तेमाल हो या कोई रेडिकल फार्मेशन हो. यूजुअली ये सिंगल स्टेप होते हैं और रिएक्टेंट्स साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं. तो चूँकि इनमें कोई जो है वो कोई कार्बोकेटाइन, कोई कार्बेनाइन, कोई फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट नहीं बनता, तो दे आर सब्सटेंशियली अनइन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन द सॉल्वेंट पोलैरिटी, by the presence of radical initiators or inhibitors or other catalysts. यानी इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता सॉल्वेंट की पोलैरिटी. यूजुअली रिएक्शंस वो इफ़ेक्ट होते हैं सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करने से जिनमें कोई कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बन रहा हो, कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मौजूद हो, कोई आयनिक स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद हों, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज़ इफ़ेक्टेड बाय द सॉल्वेंट पोलैरिटी. लेकिन इनमें चूंकि ऐसा कोई स्पीशी इन्वॉल्व नहीं है तो लिहाजा सॉल्वेंट पोलैरिटी चेंज करने से इनके रेट ऑफ रिएक्शन पर या जो है कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसी तरह ये रेडिकल इनिशिएटर या इनहिबिटर के ऐड करने से की मौजूदगी या अदम मौजूदगी से भी इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल एज एन इंटरमीडिएट. और एक और फीचर ये है कि ऑल अटेम्प्ट्स टू आइसोलेट, डिटेक्ट और ट्रैप इंटरमीडिएट्स वर अनसक्सेसफुल. यानी इनमें कोई इंटरमीडिएट जो है, जैसा कि अभी मैंने बताया
नहीं बनता। बहुत सारी अटैम्प्ट्स की गई मुख्तलिफ रिएक्शन में कि कोई इंटरमीडिएट किसी तरीके से डिटेक्ट हो जाए। इनमें से इंटरमीडिएट जो है रिएक्शन मिक्सचर में से आइसोलेट करने की भी कोशिशें की गई, या कोई ट्रैपिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके ज़रिए इंटरमीडिएट को ट्रैप किया जा सकता है। तो ऑल अटैम्प्ट्स वर मेड बट ऑल वर इनसक्सेसफुल, यानी इनमें कोई इंटरमीडिएट फार्मेशन नहीं होती, यानी ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं। साइमल्टेनियस फार्मेशन हो रही है बॉन्ड्स की और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है बॉन्ड्स की इन सिंगल स्टेप कंसर्टेड मैनर। कोई स्टेप वाइज रिएक्शन नहीं होते, एक ही स्टेप में रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं और कोई इंटरमीडिएट फार्मेशन नहीं होती। तो लेट अस डिस्कस दिस एग्जांपल। ये एक कॉमन एग्जांपल है जो आप पहले भी हम एडिशन रिएक्शन में इसको पिछले सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक डाईईन है, कंजुगेटेड डाईईन है, और ये जो है एक अनसैचुरेटेड एल्कीन है, सब्सटीट्यूटेड है, ये सब्सटीटेंट लगे हुए हैं, तो ये डाइनोफाइल है। तो डाईईन और डाइनोफाइल में कि ये एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, तो इसको हम डील्स एल्डर रिएक्शन जो है वो कहते हैं। तो सच साइक्लो एडिशंस आर कॉल्ड पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो ये भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है बिकॉज रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं इन अ सिंगल स्टेप, और दे पास थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट जो है वो नहीं दिखाई, लेकिन ये है कि ये दो रिएक्टेंट जो हैं प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो एक ये एग्जांपल है कॉमन वेल नोन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरह ये अल्कीन की प्रेपरेशन में आप ये मेथड पढ़ चुके हैं, पायरोलाइटिक एलिमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एस्टर्स एंड ज़ैंथेट एस्टर्स। ये एक कार्बोक्सिलिक एस्टर है, तो इसमें आप देखते हैं कि ये जो है इट आल्सो कन्वर्टेड इनटू alkene and carboxylic acid via the formation of cyclic transition state in a single step। ये एक पायरोलाइटिक एलिमिनेशन इसको हम कहते हैं क्योंकि ये हीट करने पर ये एलिमिनेशन होती है। ये H इधर से रिमूव होता है और ये वाला जो है अल्कोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये इधर से रिमूव होता है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनता है, और ये सारा जो है एक ही स्टेप में हो रहा होता है। ये CH बॉन्ड ब्रेक होके तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, और फिर ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जहाँ एरो है ये ब्रेक होकर यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है, और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है। ऑल दीज बॉन्ड फॉर्मेशंस एंड ऑल ब्रेकिंग्स दे आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ कंसर्टेड मैनर। सिमिलरली ये ज़ैंथेट एस्टर है, तो इसका भी वही मैकेनिज़्म है, हीट करने पर इसमें से भी ये एलिमिनेशन होती है, और इसको भी पायरोलाइटिक एलिमिनेशन ऑफ ज़ैंथेट एस्टर कहते हैं। तो ये भी इट आल्सो पासेस थ्रू अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट्स एंड फॉर्म दिस प्रोडक्ट अल्कीन एंड दिस। नो जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि सच रिएक्शंस आर अपरेंटली कंसर्टेड, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट्स हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो रही इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग, all they proceed simultaneously in one step। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बॉन्ड फार्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो हो रही हैं एक ही स्टेप में साइमल्टेनियसली हो रही हैं, लेकिन उनका एक्सटेंट ऑफ फार्मेशन ट्रांजिशन स्टेट में ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वली जो है बॉन्ड फार्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग हो। एक्सटेंट आगे पीछे यानी थोड़ी ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन सारे साइमल्टेनियसली जो हैं बॉन्ड फार्मेशन और बॉन्ड में ब्रेकिंग्स हो रही हैं। ट्रांजिशन स्टेट यूजुअली साइक्लिक होती है और वन इन्वॉल्विंग 6 p इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 मेंबर जो रिंग है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज यूजुअली प्रेफर्ड बट नॉट एसेंशियल। बहुत सारे रिएक्शन है जिनमें 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिस तरह अभी हमने डील्स एल्डर रिएक्शन की एग्जांपल को देखा है कि उसमें 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, और 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट प्रेफर्ड इसलिए है कि यूजुअली इस ट्रांजिशन स्टेट में
6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो ये एक एरोमेटिक करेक्टर, एरोमेटिक स्टेबिलिटी इस ट्रांजिशन स्टेट में आ जाती है। दैट इज़ वाई 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इज़ प्रेफर्ड। लेकिन एसेंशियल इसलिए नहीं है कि 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट भी बनती, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट भी बन सकती है। तो बहरहाल साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो के थ्रू ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पास होते हैं। तो इसके अलावा एक और फीचर है कि मैनी रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। ज़्यादातर रिएक्शन जो हैं, ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल, सॉरी मैंने कहा रिवर्सिबल होते हैं। जैसे ये डील्स-एल्डर रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, लेकिन इसमें एक बात है कि आमतौर पर रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो है वो या तो रिएक्टेंट वाली साइड पे ज़्यादा लाई करता है या फिर प्रोडक्ट वाली साइड पे ज़्यादा लाई करता है। एक साइड पर इक्विलिब्रियम जो है वो ज़्यादा लाई करता है। तो इनके साथ जो ये टर्म पेरिसाइक्लिक जो है वो एसोसिएटेड है या लिंक की हुई है, ये इसलिए सारे रिएक्शन को हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं कि दे पास थ्रू अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि दे आर लार्जली अनइफेक्टेड बाय द पोलर एजेंट्स और सॉल्वेंट चेंजेस और रेडिकल इनिशिएटर या इनहिबिटर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और फैक्टर भी इनको इफ़ेक्ट नहीं करता। सिर्फ 2 फैक्टर हैं जिससे ये इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ओनली मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग दैम इज़ थर्मली और फोटोलाइटिकली। यानी या तो ये रिएक्शन जो हैं वो हीट करने से इफ़ेक्ट होते हैं या फिर फोटोलाइटिकली, फोटोकेमिकली, सनलाइट में या किसी और लाइट में इरेडिएट करने से इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये इनकी सिग्निफिकेंट फीचर है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की कि ये जो 2 फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों फैक्टर जो हैं ऑफन दे गिव इफ़ेक्ट मार्क्डली डिफरेंट रिजल्ट्स। इनका रिज़ल्ट जो है वो यूजली क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी हीट करने पर जो रिज़ल्ट हासिल होता है, फोटोलाइटिकली अगर आप उस रिएक्शन को करते हैं तो वो रिज़ल्ट अपोजिट होगा। मिसाल के तौर पर इसको यूँ मैं समझा सकता हूँ कि ये एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है बिटवीन 2 अल्कीन्स। ये साइक्लोब्यूटीन है, सब्सटीट्यूटेड है, 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए, ये भी साइक्लोब्यूटीन है। तो इनकी ये सेल्फ कंडेंसेशन जो है वो होती है और ये एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है, ये डबल बॉन्ड यहाँ जो है इन 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है इन 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इन 2 रिंग्स के दरमियान ये एक तीसरा रिंग जो है वो इस तरह बन जाएगा और ये 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और 2 पाई बॉन्ड जो हैं वो इसमें सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। तो ये एक नो दिस रिएक्शन कैन बी इफेक्टेड फोटोलाइटिकली। यानी अगर आप सनलाइट में इसे एक्सपोज करेंगे तो ये रिएक्शन जो है वो अलाउड होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगी, ईज़िली प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन अगर इसे थर्मली करेंगे या हीट करके करना चाहेंगे तो ये अलाउड नहीं होगा और ये रिएक्शन मुमकिन नहीं होगा। यानी इसे हम थर्मली इंड्यूस नहीं कर सकते, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, फोटोलाइटिकली कर सकते हैं। सिमिलरली ये एक और एग्जांपल आप देखें कि ये एक और किस्म का पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। इसको तो हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ये जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किए। तो ये एक और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की किस्म है जिसे हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें हम एक कंजुगेटेड जो है ए साइक्लिक पोलीईन लेते हैं। जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है, ये एक ट्राईईन है क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसका नाम है, चूँकि एक डबल बॉन्ड ये 2 पोजीशन पर है, ये 3 पोजीशन पर है और ये 4 पोजीशन पर है, तो 2 4 6 ऑक्टा ट्राईन। ट्राईन इसलिए कि इसमें 3 डबल बॉन्ड और ऑक्टा इसलिए कि टोटल ये दोनों मिथाइल को मिला के तो टोटल इसमें 8 कार्बन है। तो ये 2 4 6 ऑक्टा ट्राईन है। तो अब ये एक ए साइक्लिक यानी ओपन चेन पोलीईन है
तो इसको हम जो है इसको थर्मली भी ये रिएक्शन इंड्यूस कर सकते हैं और फोटोलाइटिकली फोटोकेमिकली भी ये रिएक्शन इंड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इनका जो रिज़ल्ट होगा, स्टीरियोकेमिकल आउटकम होगा, वो जो है वो डिफरेंट होगा। अगर आप ये देखें तो इस पोलीन में ये डबल बॉन्ड जो है ये ट्रांस मैनर में है, इसकी जो कन्फिग्रेशन है ट्रांस है। इस डबल बॉन्ड की कन्फिग्रेशन सिस है, इस डबल बॉन्ड की ट्रांस है, यानी ये ट्रांस सिस ट्रांस 246 ऑक्टा ट्राईन है। तो जब इसको हम हीट करते हैं 130 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो इसमें ऐसे रिंग क्लोज हो जाता है और ये एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड जो है इसमें कम हो जाता है, यानी एक पाई बॉन्ड जो है वो इस सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो जाता है और इस तरह ये जो अनसैचुरेटेड इसका पोर्शन, उसके जो टर्मिनल कार्बन एटम है वो आपस में इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं। तो एक्चुअली ये होता है कि ये पाई बॉन्ड जो है ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इस सिंगल बॉन्ड को डबल कर देगा। और इस तरह ये एक साइक्लिक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू पास होके तो ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट में चेंज होगा जिसका नाम होगा 1 और 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सा ट्राईन 3,5 साइक्लोहेक्सा डाईन। और इसी तरह अगर आप फोटोलाइटिकली ये करते हैं तो फिर भी 1,2 डाई मिथाइल 3,5 साइक्लोहेक्सा डाईन ये बनेगा। लेकिन फ़र्क ये है कि ये इसमें दोनों मिथाइल जो हैं वो सेम साइड पर हैं और इसमें दोनों मिथाइल जो हैं वो अपोजिट साइड पर हैं, यानी ये ट्रांस प्रोडक्ट है और ये सिस प्रोडक्ट है। ये एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की एक मिसाल है कि जिसमें ये भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं बिकॉज दे पास थ्रू अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। दे कैन बी इफेक्टेड थर्मली, बोथ थर्मली एंड फोटोलाइटिकली। यानी जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है ये इनमें ये है कि ये अगर दोनों में से थर्मली या फोटोलाइटिकली दोनों में से एक पाथवे से इंड्यूस होते हैं, दे कैन बी मेड पॉसिबल आइदर बाई हीटिंग और बाई एक्सपोजिंग टू सनलाइट। मसलन ये वाला रिएक्शन जो है जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फोटोलाइटिकली होता है, थर्मली नहीं होता। डेल-ज़ाल्डर रिएक्शन पीछे हमने पढ़ा, वो भी साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, तो वो थर्मली होता है, फोटोलाइटिकली उसको हम इंड्यूस नहीं कर सकते। तो जबकि ये रिएक्शन जो है फोटोलाइटिकली यानी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फोटोलाइटिकली भी हो रहे हैं और थर्मली भी हो रहे हैं, बट इनमें जो स्टीरियोकेमिकल आउटकम है, रिज़ल्ट है, जो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो आप देख रहे हैं कि वो टोटली डिफरेंट है। यानी इसमें सिस प्रोडक्ट बन रही है और इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बन रही है। तो ये थी चंद एक फीचर्स इसकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। अब ये सारी बातें जो हैं इनको अगर थॉरोली अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो वी मस्ट नो द फेज एंड सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल्स, क्योंकि जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो जब तक हमें इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फेज़ और सिमेट्री की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वी विल बी अनएबल टू अंडरस्टैंड दीज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो अब सिमेट्री और फेज़ ऑर्बिटल को समझने के लिए आप हम कुछ यूँ इसको बुनियाद बनाएंगे कि जिस तरह एक एटम में कोई एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है, उसमें चूँकि वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उसको हम यूजली दे आर सिम्बोलाइज्ड बाय द वेव फंक्शन साई। हम उसे साई से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ बिकॉज इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन की वेव है इसकी हम एक जो है वो एनालॉगी जो है वो कैम कर सकते हैं विद द स्टैंडिंग वेव्स दैट कैन बी जनरेटेड इन द स्ट्रिंग फास्टेंड एट द बोथ एंड्स।
एक स्ट्रिंग जो है, रस्सी जो है दोनों एंड से बंधी हुई है, तनी हुई है, तो उसमें जो वेव्स पैदा होती हैं तो उसके साथ हम इसकी एनालॉगी जो है वो कायम कर सकते हैं। तो नो स्टैंडिंग वेव्स के देयर आर 3 मोड्स, ये जो हैं वो कई मोड्स होते हैं लेकिन ये 3 मोड्स जो हैं वो शो किए हुए हैं। ये फर्स्ट मोड जो psi 1 है, इसमें क्या है कि वेव का जो एम्पलीट्यूड है दैट राइजेज फ्रॉम ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो है। एम्पलीट्यूड क्या होता है इस वेव का, इस मीन जो डिस्टेंस है इससे वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड या डाउनवर्ड, इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहते हैं। तो इस फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या हो रहा है कि ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव राइजेज फ्रॉम ज़ीरो टू द मैक्सिमम, देन फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो अगेन, और इसमें कोई फेज़ चेंज नहीं होती वेव की। ये दूसरा जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसमें एम्पलीट्यूड राइजेज फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम, then goes from 0 to minimum and then again rises up to 0। तो इस मोड ऑफ वाइब्रेशन में फेज वेव की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसका अपवर्ड है मीन पास से, तो इसको हम जो है वो जो प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो जब फेज़ चेंज होती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होता है, तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फेज़ चेंज होती है, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये जहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाता है, इसको हम नोड कहेंगे। तो एक नोड जब आता है तो फेज़ चेंज हो जाती है। तो ये एक थर्ड वाइब्रेशन मोड ऑफ वाइब्रेशन है जिसमें एम्पलीट्यूड राइजेज टू द मैक्सिमम, देन पासेस through 0 to the minimum, then again rises through the 0 to the maximum and finally eventually to again 0। तो in this way इस मोड ऑफ वाइब्रेशन में वेव की फेज़ जो है वो दो दफ़ा जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ से ये प्लस से माइनस हुई, ये नोड आया, और फिर एक नोड आया और फेज़ चेंज हुई और साइन माइनस से प्लस हो गया, यानी ये जो फेज़ जो है वो चेंज हुई। तो इस तरह और भी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो है हायर एनर्जी वाले वो भी शो किए जा सकते हैं। तो जिस तरह ये वेव जो है, स्टैंडिंग वेव इन वन डायमेंशन बॉक्स जो है जो ये शो की हुई हैं, तो इनमें ये फेज़ चेंज होती है वेव की। तो इसी तरह ये जो आगे हम अगर चलें तो ये जो 2p ऑर्बिटल है कार्बन में, तो उसका 2p ऑर्बिटल ये शो किया हुआ है, तो इसमें भी फेज़ चेंज होती है। तो जैसे ये इसका नोडल प्लेन है या नोड है, जहाँ जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़ीरो है। तो ये इसका जो है इससे जो इसकी अपवर्ड लोब है, ये इसका पॉजिटिव साइन होगा, और जो ये जो बिलो नोड है इसका नेगेटिव साइन होगा। तो यूजली तो हम पॉजिटिव फेज़ को पॉजिटिव साइन से और नेगेटिव फेज़ को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और साइन यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ये साइन चूँकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, तो अवॉइड द कन्फ्यूजन इस बुक में पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय ये पॉजिटिव को फेज़ को जो है वो शेडेड फेज़ और नेगेटिव फेज़ को अनशेडेड फेज़ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये p ऑर्बिटल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है 2p एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन का। तो जब ये ज़्यादा p ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल में ज़्यादा p ऑर्बिटल होते हैं इस तरह के जो पैरेलल होते हैं, तो जब ये आपस में इनका लीनियर कम्बिनेशन होता है तो उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये जो है हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक उसका इम्पोर्टेंट और पहला पॉइंट है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फार्मेशन कैसे होती है, बाय द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कम्बिनेशन होता है उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये देखते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इथीन की, जिसमें 2 कार्बन हैं, एक कार्बन ये है एक कार्बन ये है, और दोनों कार्बन पर
एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जो है वो मौजूद है। तो ये इसकी अपवर्ड लोड है जो शेडेड हैं, ये डाउनवर्ड लोड है जो अनशेडेड है, यानी ये पॉजिटिव उसकी लोब है, ये नेगेटिव लोब है। तो अब इनका जब लीनियर कम्बिनेशन होता है दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो ये दो मालिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक मालिकुलर ऑर्बिटल ये होगा जिसमें दोनों का जो पॉजिटिव फेज है वो अपवर्ड होगा और इनकी ऐसे ओवरलैप होगी, सेम फेज, दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड देयर इज़ नो नोड, इसमें कोई नोड नहीं होगा, ओवरलैप होगी। तो ये मालिकुलर ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग होगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लीनियर कम्बिनेशन इस तरह भी हो सकता है कि इनकी फेज जो है अपोजिट फेजेस आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पे दरमियान में क्या होगा, नोड होगा, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिनिमम होगी। तो इस मालिकुलर ऑर्बिटल को हम पाई और इसको हम पाई स्टार। अब एटॉमिक यहाँ ये जो डॉटेड या ये डैश्ड लाइन है ये शो कर रही एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल जिनका लीनियर कम्बिनेशन हो तो उनकी एनर्जी है। तो अब ये जो मालिकुलर ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी कम है इसको हम बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल कहेंगे, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको हम एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो लिहाजा इथीन में दो मालिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, एक पाई और एक पाई स्टार। और पाई में जो ये एंड कार्बन हैं उनमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी जो सिमेट्री है वो सिमेट्रिक हैं, यानी उनके सेम लोब जो हैं वो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर हैं, दोनों का शेडेड अबव है और अनशेडेड नीचे हैं। जबकि इसमें जो है वो इसका शेडेड ऊपर है और अनशेडेड नीचे, और अपोजिट फेज चूँकि आमने सामने है तो इसलिए इसको हम एसिमेट्रिक कहेंगे। सिमिलरली इथीन के एग्जांपल में तो आपने देखा कि दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो ये अब मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है, हक्कल मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन जो है, जैसा कि इसका स्ट्रक्चर आगे हम देखेंगे, इसमें 4 जो हैं वो कार्बन होते हैं ब्यूटाडाइन में, और उसमें 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं और हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। तो ये 4 कार्बन जो है ऐसे सिसॉइड कन्फर्मेशन में ऐसे शो किए हुए। तो ये पहली कार्बन है उसका पी ऑर्बिटल है, ये दूसरी का, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 पी एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कम्बिनेशन होगा जिसके नतीजे में ये 4 मालिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, psi1, psi2, psi3, psi4। psi3 और psi4 चूँकि एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल हैं तो इनके ऊपर ऐसे स्टेरिक साइन भी आप लगा सकते हैं। आगे एक मैं और आपको डायग्राम दिखाऊंगा उसमें ये लगे होंगे। तो अब चूँकि ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कम्बिनेशन हो रहा है तो 4 मालिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, और चारों की ये शेप जो है वो और सिमेट्री ये दिखाई हुई है। पहले में कोई नोड नहीं है, सारे सेम फेज जो हैं में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सारी जो है कंटिन्यूसली चारों कार्बन एटमों के ऊपर ऐसे लाई करे, कोई ब्रेक, कोई नोड नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन ये दूसरे में एक नोड है, यानी नोड की तादाद जो है मालिकुलर ऑर्बिटल की तादाद से एक कम होती है। अगर कार्बन की तादाद जो है मालिकुलर ऑर्बिटल जो है सेकंड है तो उसमें नोड जो है वो एक होगा। तो इसमें यहाँ पे ये एरो शो किया गया जिस बाण पे, यहाँ एक नोड है क्योंकि यहाँ पे ये फेज़ चेंज हो जाती है। तो अब ये फेज़ सेम है, यहाँ कोई नोड नहीं है, ये दो फेजेस भी सेम है तो यहाँ भी कोई नोड नहीं है, लेकिन यहाँ एक नोड है, तो एक नोड है इसमें। तो जो नोड की तादाद बढ़ती जाती है तो एनर्जी लेवल भी हाई होता जाता है। अब आप देखें ये psi3 में इसका नंबर चूँकि 3 है, ये थर्ड मालिकुलर ऑर्बिटल है तो इसका नोड 2 होंगे। तो एक नोड यहाँ पे है, यहाँ फेज़ चेंज हो रही है, और दूसरा जो है वो इस बाण पे जहाँ एरो लगा हुआ है यहाँ फेज़ चेंज हो रही है। तो यहाँ एक नोड यहाँ है और एक नोड यहाँ है, यहाँ कोई नोड नहीं है इस जगह पे। तो ये psi3 है, चूँकि इसमें नोड बढ़ गए हैं और ओवरलैपिंग कम है तो लिहाजा इसकी एनर्जी हाई होगी और ये एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल होगा।
और इसमें ये आप देख सकते हैं कि 3 नोड हैं, साई 4 है तो 4 - 1, 3 नोड होंगे। एक नोड यहाँ पे है, जितने बॉन्ड है यानी कार्बन कार्बन, ये यहाँ पे भी एक नोड है, यहाँ फेज चेंज हो रही, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है। तो ये इस तरह ये 4 एटॉमिक मालिकुलर ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ भी आप एक ऐसे डैश लाइन लगा सकते हैं इस एरिया में, जो कि एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगी, पी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी होगी। तो ये 2 मालिकुलर ऑर्बिटल जो हैं, इनकी एनर्जी चूँकि एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है, तो ये एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल हैं। और ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं ये बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल हैं, क्योंकि इनमें नोड कम है, ओवरलैपिंग ज़्यादा है, तो ये स्टेबलाइज्ड हैं और इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको डायग्राम, यही डायग्राम मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये कंजुगेटेड डाइइन है। ऑल कार्बन जो हैं वो डबल बॉन्डेड हैं और ऑल कार्बन जो हैं दे आर sp2। तो ये उसके मालिकुलर ऑर्बिटल मैं दोबारा आपको ये दिखा रहा हूँ, साथ इजाफी इंफॉर्मेशन भी इसमें होगी। तो ये साई 1 है, जिसमें सारे ऑर्बिटल फेज में है, और ये दी मोस्ट स्टेबल मालिकुलर ऑर्बिटल होगा और बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल होगा। और ये जो है वो साई 2 है, जिसमें ये नोड को डैश लाइन से शो किया हुआ है। यहाँ ये देख लें फेज चेंज हो रही है, तो यहाँ नोड है, तो ये साई 2 है। ये साई 3 है, जिसमें 2 नोड हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पे चूँकि फेज़ चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हर बॉन्ड पे आप देख रहे हैं फेज़ चेंज हो रही है, और नोड 3 हैं तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो ये वो डैश लाइन है, इससे इन 2 की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये जो है एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल होंगे, और ये जो 2 हैं ये बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल होंगे। अब आप जिस तरह एटमों की और एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं एटमों में, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटमों की लिखते हैं, इसी तरह जब ये मालिक्यूल बन जाते हैं या मालिक्यूलर ऑर्बिटल उनके होते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के भी वही रूल हैं जो कि एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के होते हैं, यानी ऑफबा प्रिंसिपल, पार्ली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल, n+l रूल। तो उनके मुताबिक इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो अब आप देखें कि ये जब 4p एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं जिनका लीनियर कम्बिनेशन होता है, तो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अब इन 4 मालिकुलर ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी साई 1 में, साई 2 में और साई 3 और 4 में। तो रूल वही होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी आहबा प्रिंसिपल। तो सबसे पहले द मोस्ट स्टेबल जो है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे साई 1 में, फिर ये साई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, साई 3 जो जिसके ऊपर दिस टाइम स्टार भी लगाया हुआ है, ये चूँकि एंटी बॉन्डिंग, तो ये एम्प्टी होगा, और साई 4 भी एम्प्टी होगा इन ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो जब रिएक्शन इनका थर्मली किया जाता है, तो रिएक्टेंट जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, और जब फोटो केमिकली रिएक्शन किया जाता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो इनके होते हैं वो फोटो केमिकली होते हैं, तो उस वक्त रिएक्टेंट जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में चूँकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक इलेक्ट्रॉन साई 2 में, इधर आप देखिए ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर एक्साइटेड स्टेट में 2 नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके तो आगे साई 3 में चला जाता है। तो ये फ़र्क है, यानी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। तो अब आप एक और आपको इन्फॉर्मेशन इस स्टेज पे मैं आपको दूं कि ये जो ऑक्युपाइड ऑर्बिटल हैं साई 1 और साई 2 हैं, और अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में साई 3 और साई 4 हैं। तो ऑक्युपाइड में जो हाईएस्ट एनर्जी वाला है वो साई 2 है इस केस में, ग्राउंड स्टेट में हाईएस्ट ऑक्युपाइड मालिकुलर ऑर्बिटल, एब्रीवेटेड एज होमो। तो ग्राउंड स्टेट में इस मालिक्यूल का जो होमो मालिकुलर ऑर्बिटल है वो साई 2 है।
यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से हाईएस्ट एनर्जी वाला ये है साई 2। और जो ये वाला है साई 3 स्टार, ये इसको हम कहेंगे ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी अनऑक्युपाइड ये दोनों है, साई 3 और साई 4, दोनों में से ये जो कम एनर्जी वाला है वो होगा ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लिहाजा पता चला कि ये जो मॉलिक्यूल है जिसका नाम है 1,3 ब्यूटाडाइन, इसकी ये हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से ये पता चल रहा है कि इसका जो साई 2 है ये होमो है और साई 3 जो है ये ल्यूमो है। जबकि इस केस में क्या है, इस केस में एक्साइटेड स्टेट में जब रिएक्शन फोटोकेमिकली हो रहा होता है तो ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो अब ये इसका जो है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। यानी अब ये भी साई 3 भी ऑक्युपाइड हो गया है। गो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है साई 2 में और साई 3 में, लेकिन बोथ आर ऑक्युपाइड, ये ऑक्युपाइड में काउंट किए जाएंगे, और इसमें अनऑक्युपाइड ये होगा साई 4। तो लिहाजा इस एक्साइटेड स्टेट में होमो जो है यानी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो साई 3 होगा, और साई 4 जो है इसका ल्यूमो होगा। तो ये है इंट्रोडक्शन होमो का और ल्यूमो का। अब हम आगे चलते हैं। ये जो है वही जो है 1,3 ब्यूटाडाइन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ लिखी हुई है, वहाँ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप भी शो की गई थी, डायग्राम भी है और साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो ताकि ये मज़ीद वाज़े हो जाए, तो ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी साई 2 जो है वो होमो है और साई 3 ल्यूमो है। और जब आप इसी मॉलिक्यूल को हीट करते हैं तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट में इसका होमो और ल्यूमो चेंज हो गया। अब होमो जो है वो साई 3 है और ल्यूमो जो है वो साई 4 हो गया। और ये डायग्रामेटिकली शो किया है कि ये ग्राउंड स्टेट में होमो जो है वो ये है, जिसमें ये जो पहला कार्बन है और ये चौथा कार्बन है, यानी टर्मिनल कार्बन है, एंड कार्बन है, वहाँ पर जो पी ऑर्बिटल हैं उनकी सिमेट्री या फेज़ जो है वो अपोजिट है, एसिमेट्रिक फेज़ में है ये। यानी इधर ऊपर जो है पॉजिटिव है यानी शेडेड है, और नीचे नेगेटिव है यानी अनशेडेड है। इधर ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है, यानी इसके पॉजिटिव को नेगेटिव फेस कर रहा है और इसके नेगेटिव फेज को पॉजिटिव फेस कर रही है, यानी ये एसिमेट्रिक फेज में है। तो जबकि इसी मॉलिक्यूल को जब हीट करते हैं ये एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो इसका होमो जो है वो ये बन जाता है, जिसमें सेम फेज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। टर्मिनल कार्बन के जो पी ऑर्बिटल हैं वो सेम फेज में हैं, तो इसको हम सिमेट्रिक, यानी ये सिमेट्रिक फेज में है साई इस होमो में। तो ये फ़र्क पड़ जाए, इसलिए जब रिएक्शन किया जाता है, चूँकि मैंने पहले बताया कि इन रिएक्शंस की जो रिज़ल्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री पर। तो अब चूँकि इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं होमो, तो उनकी सिमेट्री चेंज हो जाती है। अंडर थर्मल कंडीशन ये है और अंडर फोटोकल कंडीशन ये है, तो इसलिए रिज़ल्ट जो है सिमेट्री चेंज होगी और अपोजिट होगी है, तो इसलिए रिज़ल्ट भी अपोजिट हमने पीछे एक एग्जांपल में डिस्कस किए हैं। तो इन द एंड ऑफ आवर 2 डेज लेक्चर ये एक और एसाइक्लिक पोलीइन है जो कि ट्राईइन है, 1,3,5 हेक्सा ट्राईइन। एक डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर है, एक 3 और एक 5 पर है, और 6 कार्बन की वजह से हेक्सा और 3 डबल बॉन्ड की वजह से ट्राईइन, 1,3,5 हेक्सा ट्राईइन इसका नाम होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 6 जो हैं वो कार्बन हैं, और ऑल दे आर डबल बॉन्डेड, ऑल दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल दे हैव 1p अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑन ईच कार्बन एटम। तो लिहाजा इसमें 6 कार्बन एटमों की लीनियर कम्बिनेशन होगा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे अकॉर्डिंग टू हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में होते हैं और
उनका लीनियर कम्बिनेशन होता है उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप देख सकते हैं कि ये psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, psi 5 और psi 6 यानी 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और आइए इसमें देखते हैं कि इनकी शेप जो है वो कैसे होगी, नोड की क्या सूरत हाल होगी और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, होमो और ल्यूमो इसमें कौन सा होगा, ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। तो अब ये पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है द मोस्ट स्टेबल, जिसमें मैक्सिमम ओवरलैप है और कोई नोड नहीं है। ऑल पी ऑर्बिटल जो हैं वो सेम फेज में है, सिमेट्रिक हैं और शेडेड या पॉजिटिव लोब जो है सबका ऊपर है, नेगेटिव लोब सबका नीचे है, कोई नोड नहीं है, कंटिन्यूस ओवरलैप है। तो इसलिए द मोस्ट स्टेबल psi 1 और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में इसमें जाएंगे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इनमें डिस्ट्रीब्यूट हमने करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। अब ये अगला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें यहाँ पे जहाँ ये जो बांड है जहाँ पे जो है इस वक्त एरो मौजूद है, तो यहाँ एक नोड है क्योंकि ये फेज़ चेंज हो रही है, ये आप देख सकते हैं ये फेज़ चेंज हो रही है, तो यहाँ पे एक नोड है, बाकी यहाँ पे कहीं नोड नहीं है। तो एक नोड है सिर्फ, चूँकि psi 2 है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नंबर 2 है, तो 2 में से एक माइनस कर दें तो बाकी 1, तो 1 नोड होगा। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तीसरा है तो उसमें 2 नोड होंगे, अगर चौथा है तो उसमें 3 नोड होंगे। तो जो जो नोड ज़्यादा होते जाएंगे ओवरलैपिंग कम होती जाएगी, तो इसलिए जो है एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। अब ये psi 3 में 2 नोड होंगे क्योंकि इसका नंबर 3 है, तो 3 - 1 = 2, तो इसमें 2 नोड होंगे। और 2 नोड जो है इस वक्त आप लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पर है, एक इस बांड पर है, यहाँ पर फेज़ चेंज हो रही है, और एक इस बांड पर नोड होगा, यहाँ पर फेज़ चेंज हो रही है, तो ये 2 नोड है। इसी तरह ये psi 4 में 3 नोड होंगे, तो आप देख सकते हैं एक इस बांड पर है फेज़ चेंज हो रही है, एक इस बांड पर है फेज़ चेंज हो रही है, एक यहाँ पे नोड है जहाँ पे फेज़ चेंज हो रही है। तो इसमें 3 नोड हैं, इसमें ये 4 नोड एक इस बांड पर है, एक इस बांड पर, और इसी तरह एक इस बांड पर, इस बांड पर, ये बांड छोड़ के बाकी चारों बांड पर एक एक नोड है क्योंकि फेज़ चेंज हो रही है। और यहाँ हर बांड पर फेज़ चेंज हो रही है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, और एटमों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो है, इसलिए इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो अब ये जो psi 4, 5 और 6 जो हैं इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी ज़्यादा है, तो ये एंटी बॉन्डिंग हैं, और ये psi 1, 2 और 3 ये बॉन्डिंग है। अब आप ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और psi 2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, psi 3 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है, चूँकि 6 p ऑर्बिटल का कम्बिनेशन हो रहा है तो हर एक में एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है p ऑर्बिटल में वो 6 हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ये psi 3 तक। तो psi 3 जो है इसका होमो होगा, ऑक्यूपाइड में से हाईएस्ट एनर्जी वाला होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और psi 4 जो है जो एंटी बॉन्डिंग है, तो ये अनऑक्यूपाइड में से सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला है, तो इसको ल्यूमो कहेंगे। तो इस ग्राउंड स्टेट में इसका psi 3 जो है वो होमो होता है और psi 4 ल्यूमो होता है, जबकि एक्साइटेड स्टेट में ये सिमेट्री जो है ऑर्बिटल की चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में फ़र्क आता है। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से psi 3 में जो है ग्राउंड स्टेट में जो होमो है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके तो ये psi 4 में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो लिहाजा ये वाला इस केस में एक्साइटेड स्टेट में ये psi 4 होमो होगा और psi 5 जो है ये ल्यूमो होगा। तो ये है कॉन्जुगेटेड पोलीन जो मॉलिक्यूल हैं एलिफैटिक, उनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और उसमें होमो ल्यूमो का कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो दिस वाज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो आज का ये लेक्चर जो है ये बेसिक लेक्चर है, इसमें सारी बातों को आप याद रखें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम
इन्हीं बेसिस को और इन्हीं कंसेप्ट्स जो हमने बिल्डअप किए हैं आज, इन्हीं को बुनियाद बनाते हुए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो वो डिस्कस करेंगे. तो बेस्ट ऑफ लक. दैट्स ऑल फॉर टुडे.